हेलो स्टूडेंट्स, हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर एलन एंड प्रोफेसर हिक्स के द्वारा क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित कार्डिनल अप्रोच पर आधारित इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि यदि उपभोक्ता की आय, मॉनेटरी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी एक्स एंड वाई, यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें यदि दी हुई हों तो एक उपभोक्ता किस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, किस प्रकार से उदासीनता वक्रों की सहायता से संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। एक कंज्यूमर किस तरह से इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर सकता है, जबकि उसकी मॉनेटरी इनकम और दोनों वस्तुएं एक्स एंड वाई की कीमतें दी हुई हों। आज हम जानेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता के संतुलन में यदि परिवर्तन कब हो जाता है। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यदि चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में, उसके संतुलन बिंदु में परिवर्तन हो जाएगा। या यदि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया और कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय और वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहती हैं और केवल एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, तो उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा। या उपभोक्ता की मौद्रिक आय और एक्स वस्तु की कीमत स्थिर रहे और केवल वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, तो उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा। तो आज हम ये जानेंगे कि उपभोक्ता के संतुलन में किन कारणों से परिवर्तन होता है और उसका परिवर्तनों का मॉनेटरी इनकम या किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता के संतुलन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वो उसको अफेक्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कीमत प्रभाव के बारे में, प्राइस इफेक्ट के बारे में। चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। क्या होता है कीमत प्रभाव? कि यदि अन्य बातें स्थिर रहें, अन्य बातें मतलब उपभोक्ता की मौद्रिक आय और दूसरी वस्तु की कीमत, यानी कि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि देयर आर टू कमोडिटीज ओनली, एक्स एंड वाई, केवल दो वस्तुएं हैं उपभोक्ता को कंजम्पशन करने के लिए, दो वस्तुएं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, एक्स एंड वाई। तो एक्स वस्तु की प्राइसेस में चेंज हो रहा है एंड उपभोक्ता की मौद्रिक आय और वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहें, तो केवल एक वस्तु यानी कि एक्स की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन तथा उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली दोनों वस्तुओं की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। If other things such as consumers' monetary income and price of another commodity, that is Y in our case, remain constant, change in consumers' equilibrium and quantity demanded by consumer due to change in price of one commodity, and that is X commodity, is price effect. Okay? तो किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन होता है उसे हम प्राइस इफेक्ट या कीमत प्रभाव कहते हैं। और इस स्थिति में जबकि कीमत प्रभाव, एक ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन होता है, उस स्थिति में
उपभोक्ता एक नई कीमत रेखा पर आ जाएगा, एक नए उदासीनता वक्र पर आ जाएगा और एक नए संतुलन की स्थिति में होता है। इन दिस कंडीशन कंज्यूमर मूव्स ऑन अ न्यू प्राइस लाइन, a new indifference curve and a new equilibrium point, एक नए संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। किस प्रकार से कि हम ये एग्जांपल लेते हैं कि उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम है, there is no change in monetary income of the consumer and there are two goods available for consumption of for consumer। यदि x और y दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं तो वस्तुएं अवेलेबल हैं और उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है, और तब यदि x वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता के कंजम्पशन, x और y कमोडिटीज के कंजम्पशन एंड उसके इक्विलिब्रियम में क्या परिवर्तन होगा, इसका हम डायग्राम के द्वारा जानेंगे। यदि x और y दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं, दो वस्तुएं अवेलेबल हैं x और y और ये दोनों एक दूसरे की स्थानापन्न है। अब हमें कीमत प्रभाव के बारे में जानना है। इसका डायग्राम बनाने के लिए बहुत सरल स्टेप्स हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा एंड नीट एंड क्लीन होगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लीजिए, ओ एक्स एंड ओ वाई, राइट। फिर एक्स एक्सिस पर एक्स कमोडिटी एंड वाई एक्सिस पर वाई कमोडिटी, ठीक है। फिर हम उपभोक्ता की मौद्रिक आय और एक्स और वाई की कीमत दी हुई है, तो हमारी जो फर्स्ट प्राइस लाइन है, कीमत रेखा या जिसे हम बजट लाइन भी कहते हैं, वो बनेगी पी एल। ये फर्स्ट प्राइस लाइन आ गई। अब मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत डिक्रीज हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। जब एक्स वस्तु की कीमत कम होगी तो हम, क्योंकि एक्स वस्तु अब सस्ती हो गई है पहले की कंपैरिजन में, तो हम उसकी पहले से ज़्यादा यूनिट परचेज कर सकेंगे, है ना। और वाई की कीमत में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए वाई की तो अभी भी ओपी ही रहेगी क्वांटिटीज, लेकिन एक्स क्योंकि सस्ती हो गई है, जैसे 20 रुपये पर यूनिट प्राइस था और अब 10 रुपये पर यूनिट हो गया है, तो जब 20 रुपये पर यूनिट प्राइस था तो हम एक्स की केवल ओ एल यूनिट ही खरीद पा रहे थे, 5 इकाइयाँ ही खरीद पा रहे थे। अब मान लीजिए एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, 10 रुपीज़ पर यूनिट हो गया या 15 रुपीज़ पर यूनिट हो गया है, 15 रुपये प्रति इकाई हो गया, तो अब हम एक्स की पहले से ज़्यादा इकाइयाँ खरीद पाएंगे, इसलिए जो हमारी नई कीमत रेखा बनेगी वो क्या होगी, PL1, राइट। अब मान लीजिए एक्स की कीमत में और कमी हो गई है और ये हो गई है PL2, नई कीमत रेखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पर एक्स वस्तु लिखेंगे, यहाँ वाई वस्तु लिखेंगे और 3 प्राइस लाइन बना लेंगे हम, PL, PL1 एंड PL2, ये हम 3 प्राइस लाइन बना लेंगे। उसके बाद में हम ये जानते हैं कि यदि x वस्तु की कीमत में कमी होती है तो x वस्तु की डिमांड तो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज होगी और y वस्तु की मांग में कमी होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो हम क्या करेंगे कि x की डिमांड को इंक्रीज करेंगे और y की डिमांड को कम करेंगे, y का कंजम्पशन कम करके हम x को खरीदना शुरू कर देंगे। ओके, तो x की डिमांड तो इंक्रीज होगी और y की डिमांड डिक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 प्राइस लाइन बना लेंगे, उसके बाद में पहली कंडीशन लेंगे पहली प्राइस लाइन पर। फर्स्ट प्राइस लाइन पर x की ON यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं
और y की हम OM इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं। पहले इसको बना लिया जाएगा। फिर x की कीमत कम हो गई, एक नई प्राइस लाइन आई PL1। हम PL1 पर x की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, y की क्वांटिटी को डिक्रीज कर देंगे, m से M1 कर देंगे। फिर तीसरी प्राइस लाइन पर जाएंगे, x की ON यूनिट 2 यूनिट्स का कंजम्पशन हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे x की, और y का उपभोग पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, OM1 से ये कम होकर ON2 हो जाएगा। ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, E, E1 और E2 ये हमारे संतुलन बिंदु हैं। ओके, फिर इन पर हम छोटे छोटे से ये IC बना देंगे, उदासीनता वक्र बनाएंगे, IC1, IC1 एंड IC2। ये 3 हमारे IC वक्र बन गए और इस प्रकार से ये हमारा पूरा एक कर्व बन गया, एक डायग्राम बन गया है। आप इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करके यदि डायग्राम बनाएंगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब वस्तु की कीमत प्रारंभिक स्टेज, बेसिक जो प्राइस लाइन थी वो हमारी थी PL, और वहां पर उपभोक्ता E बिंदु पर संतुलन की स्थिति में था, IC के पहले उदासीनता वक्र के E बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में था, और वो Y वस्तु की OM इकाइयां और X वस्तु की ON यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहा था। अब यदि X वस्तु की कीमत कम हो जाए और उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा Y वस्तु की कीमत स्थिर रहे तो हमारी जो नई कीमत रेखा है वो होगी PL1, और इस पर उपभोक्ता IC1 के E1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा, जहां पर वो Y वस्तु की OM1 इकाइयां तथा X वस्तु की ON1 इकाइयों का उपभोग करेगा। अब यदि X की कीमत और कम हो जाती है तो उपभोक्ता की नई कीमत रेखा या न्यू बजट लाइन जो है वो PL2 होगी, और इस पर उपभोक्ता IC2 के E2 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा, जहां पर कि वो X की पहले से भी अधिक ONT2 इकाइयों का कंजम्पशन करेगा, उपभोग करेगा, और Y की इकाइयों का उपभोग कम होकर OM2 तक रह जाएगा। इस प्रकार से यदि X और Y एक दूसरे के स्थानापन्न हैं तो उपभोक्ता जैसे जैसे X वस्तु की कीमत कम होती जाएगी, X का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा N से N1 और N2, और Y का कंजम्पशन उपभोग को कम करेगा M से M1 और N2, और नए संतुलन की स्थिति को प्राप्त करेगा E से E1 और E2। और यदि हम तीनों संतुलन की लाइन को पॉइंट्स को जोड़ दें, इन संतुलन के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा यदि बनाई जाए, इसे हम PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व या कीमत उपभोग वक्र कहते हैं। तो कीमत उपभोग वक्र या प्राइस कंजम्पशन कर्व किसे कहते हैं? यदि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता के जो नए संतुलन बिंदु होते हैं, उन सभी संतुलन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कीमत उपभोग वक्र कहते हैं। तो यदि X और Y दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं या दोनों ही श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, हम दोनों ही स्थितियों में इसको कह सकते हैं, कीमत उपभोग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। PCC will slopes down towards right, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। किन स्थितियों में? यदि
एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट्स हैं, या एक्स और वाई दोनों ही सुपीरियर गुड्स हैं। उस स्थिति में कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजम्पशन कर्व, हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। और प्राइस कंजम्पशन कर्व किस तरह से बनाया जाएगा? तीनों संतुलन बिंदुओं, हमने जो उदाहरण लिया है उसमें, या प्रत्येक संतुलन बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को कीमत उपभोग वक्र कहेंगे। यदि x और y दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उस स्थिति में यदि x वस्तु की कीमत में कमी हो या परिवर्तन हो, चेंज हो, एंड मॉनेटरी इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ y कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उपभोक्ता की मौद्रिक आय और y वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और केवल x वस्तु की कीमत में कमी होती है। हमने जो उदाहरण लिया है उसके अकॉर्डिंग हम x वस्तु की कीमत में कमी कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं प्राइस ऑफ x कमोडिटी। तो हमें वही स्टेप्स लिए जाएंगे डायग्राम बनाने के। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस पर x वस्तु, y पर y वस्तु लेंगे, तीनों प्राइस लाइन बना लेंगे हम पहले, PL, PL1 एंड PL2। ये हमारी तीन प्राइस लाइन होगी, यहाँ PL2 लिख लीजिएगा आप, ये तीसरी हमारी प्राइस लाइन होगी। अब क्योंकि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरे का कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। एक्स वस्तु का प्राइस यदि डिक्रीज हो जाता है तो एक्स की डिमांड इंक्रीज होगी, एंड वाई इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एक्स कमोडिटी। ये एक्स वस्तु की पूरक है वाई वस्तु। तो यदि x का कंजम्पशन इंक्रीज होगा n से बढ़कर n1, तो y का उपभोग भी वृद्धि हो जाएगी, m से बढ़कर m1 हो जाएगा। यदि x वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो x का उपभोग बढ़ जाएगा, n1 से बढ़कर n2 हो जाएगा। y क्योंकि x की पूरक वस्तु है तो y के उपभोग में भी वृद्धि हो जाएगी, m1 से बढ़कर m2 हो जाएगी। तो हम क्या स्टेप्स लेंगे डायग्राम बनाने के लिए कि सबसे पहले तीनों प्राइस लाइन बना ली जाएगी और हर प्राइस लाइन पर x वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं और y वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं उसको लिख लिया जाएगा। जैसे PL हमारी फर्स्ट प्राइस लाइन है, इस पर हम x की ON और y की OM इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं। अब x की कीमत डिक्रीज हो गई, हमारी जो नई कीमत रेखा बनी वो है PL1। हम दूसरी प्राइस लाइन पर x की ON1 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं और y क्योंकि x की पूरक है तो y का उपभोग भी बढ़ाकर m से m1 कर देंगे। तो ये इस तरह से देखिए OM से बढ़कर OM1 हो गया है। x की कीमत और कम हो गई है तो हमारी तीसरी जो प्राइस लाइन है वो आ गई PL2। ओके, और इस पर देखिए x का उपभोग बढ़कर हो गया ON2, ये यहाँ पर पहुंच गया, और y के उपभोग को भी हमने बढ़ा दिया है, M1 से M2 कर दिया है, राइट। और फिर जो संतुलन बिंदु ये IC1 बन जाएगा, ये संतुलन बिंदु हो गया E1 और E2, ये हमारे संतुलन बिंदु हो गए। और यहाँ से हम एक ये डायग्राम बनाएंगे, ये IC, ये IC1 और ये IC2, राइट। तो जब x और y दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं x एंड y, उस स्थिति में यदि केवल x वस्तु की कीमत डिक्रीज होती है तो x और y दोनों की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और तब हमारा जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है, कीमत उपभोग वक्र है, वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा, वो इस प्रकार का होगा। ओके, तो कीमत प्रभाव किसे कहते हैं? जब उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय और y वस्तु की कीमत स्थिर रहे,
there is no change in monetary income of consumer and price of Y commodity. Only change in price of X commodity and that is decreasing. केवल X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जो कि लगातार कम हो रहा है। उस स्थिति में यदि X और Y एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, तो कीमत उपभोग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा और यदि स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। यदि X और Y इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र वस्तुएं हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है और तब यदि केवल X वस्तु की कीमत में कमी हो तो जो कीमत उपभोग वक्र है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में बनेगा, एक बढ़ी हुई रेखा के रूप में होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा के रूप में बनेगा, क्योंकि X और Y दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो ये एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है और ना ही ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए X की कीमत में कमी होने पर Y के कंजम्पशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। पहले भी हम इसकी OM यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे थे और X की कीमत कम होने पर भी हम Y की OM यूनिट्स का ही कंजम्पशन उपभोग करते रहेंगे। तो देखिए X की कीमत कम हो गई, पहले जब बेसिक जो हमारी प्राइस लाइन थी वो थी PL और हम उस पर X की ON इकाइयों का कंजम्पशन कर रहे थे। अब X की कीमत कम हो गई, हमारी नई कीमत रेखा आ गई PL1 और हम इस पर X की ON इकाइयों का उपभोग करने लग गए। फिर हमारी जो X की कीमत और कम हो गई तो हमारी जो नई प्राइस लाइन आई वो हो गई PL2 और हमने X का उपभोग बढ़ाकर अब कर दिया है ON2। तो देखिए जैसे जैसे X की कीमत डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, X का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, ON1 एंड ON2, लेकिन Y के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं, एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं है। और उस स्थिति में यदि दोनों स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं तो कीमत उपभोग वक्र एक एक्स एक्सिस के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा के रूप में, हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में बनेगा। यदि एक्स वस्तु गिफिन वस्तुएं है या इंफीरियर गुड्स है, घटिया वस्तु है, तब एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसके उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये तीन प्राइस लाइन हमने सबसे पहले बना ली और हमारी जो बेसिक प्राइस लाइन थी वो थी PL, ओके, और हम इस पर X की ON इकाइयों का उपभोग कर रहे थे और Y की OM इकाइयों का कंजम्पशन कर रहे थे, ओके। अब मान लीजिए X का प्राइस डिक्रीज हो गया तो हमारी जो नई प्राइस लाइन आई है वो हो गई PL1, है ना। अब क्योंकि X घटिया वस्तु है या गिफिन गुड्स है, गिफिन गुड्स या घटिया वस्तु किनको कहेंगे, जिनकी प्राइस भी डिक्रीज हो रही है और उनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाए, ऐसी वस्तुओं को हम गिफिन गुड्स कहते हैं। X का प्राइस डिक्रीज हुआ, नई प्राइस लाइन आ गई L से L1, ओके, तो X का प्राइस डिक्रीज हुआ लेकिन उसकी मांग कम हो गई। पहले ON इकाइयों का उपभोग कर रहे थे, अब देखिए नई कीमत रेखा पर हम X की केवल ON1 इकाइयों का ही उपभोग कर रहे हैं, यानी कीमत में कमी होने पर X की मांग N से कम होकर N1 हो गई है और Y की डिमांड इंक्रीज हो गई है क्योंकि Y तो श्रेष्ठ वस्तु है, इसलिए उसकी डिमांड इंक्रीज होकर M से M1 हो गई। अब यदि X की कीमत और कम हो जाती है तो हमारी जो नई कीमत रेखा है वो क्या आ गई PL2 और देखिए डिमांड X की और कम हो गई,
n से n1 हुई थी और अब और कम होकर n2 हो गई, है ना, और y की डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो हमारा जो पहला संतुलन बिंदु आएगा PL पर वो होगा E, और ये IC बनेगा, पहला IC बनेगा, इंडिफरेंस कर्व बनेगा IC। x की कीमत कम हो गई, नई प्राइस लाइन आई PL1। x क्योंकि घटिया वस्तु है इसलिए इसकी मांग कम होकर हो गई N1, और हमारा जो नया संतुलन बिंदु आया वो आया E1 नए IC1 पर। x की कीमत और कम हो गई है, नई प्राइस लाइन आ गई PL2। PL2 पर नया जो संतुलन बिंदु है वो E2 होगा, किस पर, IC2 पर नया संतुलन बिंदु आ गया E2। तो देखिए क्योंकि x घटिया वस्तु है इसलिए जैसे जैसे उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसकी मांग कम होती जा रही है, n से n1 एंड n2, और इन सभी संतुलन बिंदुओं को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें कीमत उपभोग वक्र प्राइस कंजम्पशन कर्व प्राप्त होगा जो कि y अक्ष की तरफ मुड़ता हुआ होगा। PCC will be back bended towards y axis. So this is all about price effect. ये कीमत प्रभाव कहलाता है जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय और y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो और केवल x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता के संतुलन और x और y की जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांग मात्रा है, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। ओके, 4 प्रकार से हमने कीमत प्रभाव का अध्ययन किया है। फर्स्ट, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। सेकेंड, जब x और y एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। थर्ड, जब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट गुड्स, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एंड फोर्थ इज जब x इज अ गिफन गुड्स, x इज एक घटिया वस्तु या गिफन वस्तु है, तो फिर कीमत प्रभाव किस प्रकार का होगा इसके बारे में हमने आज जाना है। थैंक यू।